वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एज ट्यूटर्स। हम अपनी 10 डेज़ की इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा ये फोकस है कि हम 10 डेज़ में आपका इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उससे कंप्लीट कराएंगे अलोंग विद 500-600 MCQs। और उन्हीं 500-600 MCQs में जहाँ तक हमारा मानना है उन्हीं 500-600 MCQs में से आपके 10 MCQs जो आने हैं अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में वो लग जाएंगे। तो आज हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड पढ़ेंगे यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। तो गाइस, अगर आपको इसमें स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, जैसे आपको सिर्फ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक पढ़ना है, तो हम डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके स्पेसिफिक टॉपिक पे पहुंच सकते हो। तो गाइस, अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक प्रिंसिपल कंसेप्ट, डिमांड एनालिसिस देखनी है, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लिंक क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हो। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। तो गाइस, इस थ्योरी के बारे में आपको मैं थोड़ा इसका बेसिक थोड़ी हिस्ट्री इसके बताना चाहता हूँ। तो ये जो थ्योरी है ना कंज्यूमर डिमांड की, ये एक फार्मूलेट हुई है एक एक्सियम, यानी एक मुहावरे पे ये फार्मूलेट हुई है कि ये मुहावरा ये कहता है कि कंज्यूमर इज़ अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग एंटाइटी। इसका ये मतलब है कि जो एक कंज्यूमर होता है ना, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। ये जो वर्ड यूटिलिटी आपको बार बार इकोनॉमिक्स में मिलेगा, इस यूटिलिटी का मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन। आपको कितनी अमाउंट सेटिस्फैक्शन मिलती है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने से। तो ये जो हमारी जो थ्योरी है कंज्यूमर डिमांड की, ये इस चीज़ पे बेस है कि कंज्यूमर हमेशा एक यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग एंटाइटी है। हर इकोनॉमिस्ट इस बात पे एग्री करता है, लेकिन इकोनॉमिस्ट इस बात पे उनका व्यू पॉइंट डिफरेंट हो जाता है कि किस तरह से हम इस सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, किस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूम करके कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है। तो इस पे जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं या मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अलग अलग व्यूज़ हैं। कुछ ये मानते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि जो हमारी यूटिलिटी है या फिर जो हमारी सेटिस्फैक्शन है, उसे हम कार्डिनली मेजर कर सकते हैं। तो गाइस, कार्डिनली मेजर करने का ये मतलब है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। मैं आपको इसको सिंपल बात में समझा दूँ। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि जो यूटिलिटी है उसको हम नंबर्स में इस तरह से मेजर कर सकते हैं। सपोज़ आपने एक बनाना खाया, ठीक है, और बनाना की कास्ट है 5 रुपीज़, तो आपकी सेटिस्फैक्शन भी 5 ही होगी। यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, ये उनका अजम्पशन था। इस तरह से हम नंबर्स में सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, बस यही है कार्डिनल में। लेकिन जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, वो ये बिलीव करते थे कि हम नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्डिनली कर सकते हैं। तो कार्डिनली का मतलब था नंबर्स में, तो अब ऑर्डिनली का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ प्रीफेबिलिटी, मतलब मोर और लेस। जैसे आप एक दुकान पे जा रहे हो, वहाँ पे आपको एक पेयर ऑफ शूज़ दिख रहा है और एक पेयर ऑफ शर्ट्स है। पेयर ऑफ शूज़ की प्राइस 500 है और पेयर ऑफ शर्ट की प्राइस 400 है। आपको जिस चीज़ में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, आप वही चीज़ लोगे। तो यही ऑर्डिनल्स का मानना है कि कंज्यूमर अपनी प्रीफेबिलिटी से हम उसको सेटिस्फैक्शन है उससे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आपको एक चॉकलेट दी जाए और टॉफ़ीज़ दी जाए, आप चॉकलेट चूज़ करोगे या फिर टॉफ़ी चूज़ करोगे। अगर आप टॉफ़ी चूज़ करोगे तो इसी तरह से आपकी चॉइसेस पे मोर और लेस आपकी क्या चॉइसेस हैं, उसकी मदद से हम सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं। ये हमारे एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मानते थे। तो इसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल का आपको हाई होप आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जेके एसएसबी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे ना, उन्होंने ये जो था कार्डिनल का, इसको रिजेक्ट कर दिया। और जो क्लासिकल वाले थे वो बोलते थे हम कार्डिनल में ही मेजर कर सकते हैं सेटिस्फैक्शन को। तो इसकी वजह से ना 3 अप्रोचेस आई, 3 मेजर अप्रोचेस आई कंज्यूमर बिहेवियर को मेजर करने के लिए। उनमें पहली आती है हमारी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यही होगी कि कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को हम नंबर्स में 1, 2, 3 इनमें हम मेजर कर सकते हैं, 1, 2, 3 सो ऑन। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दूसरी अप्रोच, जिसका ये मतलब है कि कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन हम उसकी प्रीफेबिलिटी मोर और लेस उससे हम मेजर कर सकते हैं बेस्ड ऑन चॉइस। और हमारा जो टॉपिक जो पार्टिकुलरली मेंशन किया है जेके एसएसबी वालों ने, वो ये मेंशन किया है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। जो हमारी ये इंडिफरेंस कर्व है ना, वो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आती है। तो इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस ऑर्डिनल यूटिलिटी पे रहेगा।
हम आपको कार्डिनल के भी सारे कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, लेकिन हम ज़्यादा फोकस ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में रखेंगे। इसी तरह एक और अप्रोच भी आ गई, रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच। हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन आपको बस ये अभी याद रखना है कि 3 अप्रोचेस आ गई, एक कार्डिनल और एक रिवील्ड। एक में हम नंबर से मेजर करते हैं, एक में हम चॉइसेस से मेजर करते हैं। तो गाइस पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कुछ टर्म्स आ जाती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। उनमें पहली टर्म आ जाती है हमारी टोटल यूटिलिटी। गाइस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। तो हम टोटल यूटिलिटी कैसे मेजर करेंगे? सपोज़ आपने एक कमोडिटी कंज्यूम की है और आपको उसमें से जब आपने पहली बार वो कमोडिटी कंज्यूम की तो आपको उसमें से 5 यूटिलिटी मिली। नेक्स्ट टाइम आप उसको कंज्यूम करोगे, एक और कमोडिटी कंज्यूम करोगे तो उसमें से आपको 3 यूटिलिटी मिली। इस तरह से हम ऐड करते रहेंगे, 5 + 3 + 2 जितना भी बनेगा वो हमारी टोटल यूटिलिटी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी हमें मिलती है जब हम कंज्यूम कर लेते हैं सारी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। यही टोटल यूटिलिटी का हमने नीचे फार्मूला लिखा है। आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद करना है कि टोटल यूटिलिटी का यही मतलब होता है एक कमोडिटी से हमें कितनी यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसे हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह से एक और हमारा कंसेप्ट है इसमें मार्जिन यूटिलिटी का। मार्जिन यूटिलिटी का आपको इतना याद रखना है कि ये चेंज होता है टोटल यूटिलिटी में जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं। आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कराएंगे। अगर आप न्यू हो इकोनॉमिक्स में, अभी आपको थोड़ा डाउट होगा टोटल और मार्जिन यूटिलिटी में, बट नेक्स्ट स्लाइड में आपका ये क्लियर हो जाएगा। मार्जिन यूटिलिटी का आप एक फार्मूला दिमाग में रख सकते हो कि मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन कंजप्शन। जो चेंज आया हमारी टोटल यूटिलिटी में हमारी कंजप्शन की वजह से। और अब हम आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बताते हैं। ये लॉ कार्डिनल यूटिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ये सबसे बेसिक और सबसे आसान लॉ है। ये लॉ ये स्टेट करता है जैसे जैसे हमारी कंजप्शन इंक्रीज़ होगी, जो हमें उस कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन मिल रही है या हमें जो यूटिलिटी मिल रही है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अब गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम सपोज़ करते हैं कि हम सुबह से काफ़ी भूखे हैं, सपोज़ यू आर वेरी हंग्री, और आपको कोई एक सैंडविच या एक एप्पल आपको देता है। तो जो आपको जिस टाइम आप फर्स्ट टाइम वो एप्पल खाओगे या वो सैंडविच खाओगे, जो सेटिस्फेक्शन आपको फर्स्ट बाइट में मिलेगी वो आपको सेकंड में नहीं मिलेगी, और जो सेकंड में मिलेगी वो थर्ड में नहीं मिलेगी। इट गोज़ ऑन। जैसे आपने सैंडविच लिया, आप भूखे थे, आपको किसी ने सैंडविच दिया, आपने पहली सैंडविच खाई, आपको हम सपोज कर लेते हैं 40, अब हम सपोज कर लेते हैं आपको 40 मिली, 40 यूटिलिटी मिली। आपने सेकंड सैंडविच खाई तो आपको 30 और मिली, 40 + 30 70 हो गया। इसी तरह से आपने थर्ड खाई, आपको 20 और मिली, आपको 70 + 20 90 यूटिलिटी होगी। इस तरह से टोटल यूटिलिटी गोज़ ऑन। बस इसमें हमने ये याद रखना है, टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट अलग है, मार्जिन यूटिलिटी का कंसेप्ट अलग है। मार्जिन यूटिलिटी हमारी जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं चीज़ को वो डिक्रीज़ होती जाती है। जैसे आपने पहली सैंडविच खाई, आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली। अब जब दूसरी आप खाओगे ना, आपको उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और उसके बाद खाओगे आपको उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इट गोज़ ऑन। और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब आपका पेट पूरा भर जाएगा, उस टाइम आप जब सैंडविच खाओगे ना, आपको 0 यूटिलिटी मिलेगी। और उसके बाद भी अगर आप सैंडविच कंज्यूम करते रहोगे तो आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी। अब नेगेटिव यूटिलिटी का ये कह सकते हैं, अगर आपका पेट पूरा भर गया है, कोई जगह ही नहीं है, तो फिर आप जब तब भी उसको खाते रहोगे ना, तो आपको स्टोमक एक हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी नेगेटिव यूटिलिटी होगी। आपको अब मैं ये इस एक ग्राफ से समझाता हूँ। देखो, जैसे ये हमने सैंडविच की एग्जांपल ली थी। जब हमने फर्स्ट सैंडविच ली तो हमें टोटल यूटिलिटी इसमें 40 मिली, ओके। तो इसकी मार्जिन यूटिलिटी भी 40 ही होगी। जब हमने सैंडविच सेकंड ली तो हमें 30 और मिली टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी हमारी कैसी होगी, हम जैसे इसको प्लस करके निकालते थे, 40 + 30 = 70। तो टोटल यूटिलिटी 70 होगी। अब जो मार्जिन यूटिलिटी का मतलब यही होता है जो टोटल यूटिलिटी में चेंज हुआ या लास्ट यूनिट कंज्यूम हमने किया, उस वजह से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज हुआ। तो जो हमने फर्स्ट यूटिलिटी, हमें फर्स्ट में से 40 यूटिलिटी मिली थी, सेकंड में से 70 मिली थी, तो 70 में से 40 माइनस करेंगे तो 30 हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल गई। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं होगा आप कमेंट करके बताएं, हम आपको कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे। आपने बस इसमें यह ध्यान रखना है कि मार्जिन यूटिलिटी पहले 40 थी, फिर डिक्रीज हुई 30, उसके बाद 20, उसके बाद 10, एक पॉइंट आया ये 0 होगी, और उसके बाद ये नेगेटिव होगी। मार्जिन यूटिलिटी आप सीधा सीधा इस तरह से निकाल सकते हो, जो आपने टोटल यूटिलिटी में लास्ट
थिंग कंज्यूम की है उसको आप माइनस कर सकते हो टोटल यूटिलिटी के साथ। ये फार्मूला TUN माइनस TUN माइनस 1, एन का मतलब होता है कमोडिटी, n-1 जो लास्ट कमोडिटी है उसके साथ आप माइनस करके इसे आराम से निकाल सकते हो। अब जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो गाइस हमने एक तरफ टोटल एंड मार्जिन यूटिलिटी रखी है वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस में हमने सैंडविच कंज्यूम रखी है। आप देख रहे हो जो हमारी टोटल यूटिलिटी की कर्व है, जो हमारी टोटल यूटिलिटी की कर्व है, पहले ये इंक्रीज़ होती जा रही है, एक जगह पे ये मैक्सिमम है और उसके बाद ये डिक्रीज़ होती जा रही है। इसी तरह से हमारी मार्जिन यूटिलिटी की कर्व एक जगह पे हाईएस्ट है और उसके बाद डिक्रीज़ होती जा रही है। जब ये 5 पे यहाँ पे पहुँचती है तो मतलब ये 0 हो गई है और उसके बाद ये नेगेटिव होने वाली है। आपको इसमें बस यही रिलेशन याद रखना है कि जब मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, यानी जब मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, यहाँ पे जब मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो, जब हमारी टोटल यूटिलिटी तब हमारी इंक्रीज जब हमारी मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तब हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही होती है। यहाँ पे हमारी मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। और उसी के बाद आपको दूसरा ये रिलेशन याद रखना है, जहाँ हमारी मार्जिन यूटिलिटी 0 होती है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। तो आप मुझे देख के बताओ मार्जिन यूटिलिटी 0 कहाँ पे है? मार्जिन यूटिलिटी 0 तो 5 पे है ना, यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये मैक्सिमम है यहाँ पे। आपको यही रिलेशन याद रखना है। आपको MCQ में सीधा सीधा पूछ सकते हैं व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज़ व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज़ 0 तो टोटल यूटिलिटी तब क्या होगी? तो ऑप्शन में आपको मैक्सिमम भी मिलेगा और मैक्सिमम में आपको टिक कर देना है। उसके बाद एक और रिलेशन हमें ये याद करना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन, कि जब व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज़ नेगेटिव टोटल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग। जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है। देखो 5 के बाद जो यहाँ से नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये हमारे नेगेटिव हो रही है, यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो रही है। अब इसका रिलेशन आप ऊपर देखो यहाँ से, तो इसका ये मतलब है कि जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो रही है हमारी टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज हो रही होती है। बस आपको ये 3 रिलेशन याद करने, अगर आप MCQ के बेस में MCQ के हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो आपको ये 3 रिलेशन याद करने हैं। कौन से रिलेशन है हमारे कि जब मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव होती है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है, जब मार्जिन यूटिलिटी 0 होती है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही होती है। तो गाइज अब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आपको सबसे फर्स्ट ये याद रखना है कि ये J.R. हिग्स और R.J.D. एलन ने दी थी। पहले आपने याद रखना है J.R. हिग्स और R.J.D. एलन ने दी थी। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है जो कार्डिनल वाली है वो मार्शल एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दी थी और मार्शल को क्रिटिसाइज़ किया था हमारे J.R. हिग्स और R.J.D. एलन ने, और इन्होंने अपनी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दी थी। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है जो कंज्यूमर की चॉइस होती है एक कमोडिटी के लिए, या हम कह सकते हैं कंज्यूमर की चॉइस ऑन बास्केट ऑफ गुड्स अवर अनदर। आपको 2 गुड्स दिए गए हैं, आपकी चॉइस है, आपने इनमें से कौन सा लेना है, जो आपको ज़्यादा प्रीफरेबल लगेगा आप वही लोगे, और यही होती है हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी। जो ऑर्डिनलिस्ट थे ना, ऑर्डिनलिस्ट ये मानते थे कि यूटिलिटी को हम सिर्फ ऑर्डिनली मेजर कर सकते हैं, मतलब कंज्यूमर का जो इवैल्यूएशन है, उसकी फीलिंग क्या है, उसकी ओपिनियन क्या है, उसके बेस पे ही हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। हम नंबर्स में कभी भी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। इसमें आपको गाइस एक कंसेप्ट याद रखना है, ये ट्रांसिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी इन कंज्यूमर चॉइस। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ इतना याद करना है कि अगर कंज्यूम एक टाइम पीरियड में ना एक गुड को दूसरे से सुपीरियर मानेगा तो दूसरे टाइम पीरियड में भी उसको उसी गुड को दूसरे गुड से सुपीरियर मानना पड़ेगा। इसको सिंपल आप इस तरह से याद रख सकते हो कि इफ़ A इज़ इक्वल टू B, B इज़ इक्वल टू C, देन A इज़ इक्वल टू C। अगर A B के इक्वल है और B C के इक्वल है तो A C के भी इक्वल हो सकता है। बस आपको इसमें ट्रांसिटिविटी में इतना ही याद करना है। इसी के साथ साथ हमारा जो नीचे आ जाता है कंसिस्टेंसी में आपको याद रखना है कि एक पीरियड में अगर कंज्यूमर को एक गुड को वो सुपीरियर मानता है दूसरे से, तो दूसरे पीरियड में वो दूसरा वाला गुड पहले से सुपीरियर नहीं हो सकता। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B इन वन पीरियड देन B कैन नॉट बी ग्रेटर देन A और B कैन नॉट बी इक्वल टू A इन अनदर पीरियड। वैसे ये इसमें कम चांसेस है ट्रांसिटिविटी और कंसिस्टेंसी में से MCQ आने के, लेकिन तब भी हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। और अब सबसे मेन
जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है, इनडिफरेंस कर्व में से MCQ आने के चांसेस हैं। जैसे पिछली बार जो हमारा पंचायत का अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, वहाँ उन्होंने सीधा सीधा इनडिफरेंस कर्व से क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगर इनडिफरेंस कर्व परफेक्ट कंप्लीमेंट्री है तो अब हमें बताओ कि इनडिफरेंस कर्व कैसे बनेगी। हम आपको वो भी बताएंगे और अलग प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बताएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने JK SSB के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। तो गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे अब आपका फोकस चाहिए इस पर, द इनडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें याद करेंगे जो MCQ पॉइंट्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो ये हो गया, इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप किया था हमारे फ्रांसिस वाई एजवर्थ ने। फ्रांसिस वाई एजवर्थ, आपने नाम याद रखना है, 1881 में आई गेस किया था, बट आपको डेट याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे फ्रांसिस वाई एजवर्थ थे ये एक मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। अब ये होता क्या है गाइस, इसकी डेफिनेशन के लिए आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं डेफिनेशन बताऊंगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल आप ये याद रखो कि इसको हम आइसो यूटिलिटी और इक्वल यूटिलिटी कर्व्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी में कंसेप्ट आता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, वो भी मैं आपको इसके एग्जाम्पल के बाद समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं गाइस। सपोज करते हैं कि हमारे पास दो कमोडिटीज़ हैं, एप्पल और मैंगो, कमोडिटी X और कमोडिटी Y। तो कंज्यूमर एक कॉम्बिनेशन बनाता है, उसको एप्पल भी लेने हैं और मैंगो भी लेने हैं। तो एक कॉम्बिनेशन में वो 25 एप्पल ले लेता है और बी कॉम्बिनेशन में वो 5 मैंगो ले लेता है, ठीक है। इसी तरह बी कॉम्बिनेशन में वो 15 एप्पल लेता है और 7 मैंगो ले लेता है। इसमें उसने 10 एप्पल सेक्रीफाइस कर दिए और 2 मैंगो इंक्रीज़ हो गए। इसी तरह सी कॉम्बिनेशन में वो आप 5 एप्पल और सेक्रीफाइस कर रहा है और 10 एप्पल्स ले रहा है और जो अपने मैंगो हैं उनको बढ़ा रहा है और 12 मैंगो ले रहा है। जब कंज्यूमर ये वाले कॉम्बिनेशन लेगा, 25 एप्पल लेगा, 5 मैंगो लेगा, ये सारे कॉम्बिनेशन उसको इक्वल लेवल की सेटिस्फैक्शन देंगे। हमें ये याद रखना है, जब कंज्यूमर कॉम्बिनेशन बनाता है दो गुड्स का और वो दो गुड्स उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, उसे ही हम इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। जैसे आप मार्केट में जा रहे हो, आप मनी लेके मार्केट में जा रहे हो, आपको 2 गुड्स लेने हैं, आप इस तरह से अरेंज करते हो कि आपको दोनों गुड्स आ जाएं और आपको वो दोनों गुड्स इक्वल लेवल की सेटिस्फैक्शन दें और आप एक कॉम्बिनेशन बना के वो दोनों गुड्स ले लेते हो, उसी ही इनडिफरेंस कर्व कहा जाता है, व्हेन कंज्यूमर इज़ नॉट इंडिफरेंट बिटवीन एनी 2 गुड्स। तो गाइस अब हम आपको इनडिफरेंस कर्व प्लॉट करके बता देते हैं किस तरह से इनडिफरेंस कर्व बनती है। तो ये हमारी इनडिफरेंस कर्व इस तरह से बन जाती है, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। आपको हमेशा याद रखना है, जो हमारी इनडिफरेंस कर्व है ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। इसमें हमने कमोडिटी y एक्सिस पे रखा है और कमोडिटी x एक्सिस पे रखा है। आप देख रहे हो, जब उसने 25 एप्पल लिए थे तो उसने कितने मैंगो लिए थे? हमने 2 कॉम्बिनेशन बना दिया। 25 एप्पल लिए थे तो 5 मैंगो ले लिए थे, 15 एप्पल लिए थे तो 7 मैंगो ले लिए थे। यही हमने नीचे प्लॉट किया है इनडिफरेंस कर्व की फिगर में। बस यही कॉम्बिनेशन है। ए कॉम्बिनेशन में कितना लिया है, मैंगो का कितना लिया है, एप्पल का कितना लिया है, बी कॉम्बिनेशन में मैंगो कितने लिए हैं, एप्पल कितने लिए हैं, बस इसी को इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। जब कंज्यूमर कॉम्बिनेशन बनाता है 2 गुड्स के और वो 2 गुड्स उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन दें, इसी को इनडिफरेंस कर्व कहते हैं और इनडिफरेंस कर्व हमारा कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो अब इसको आपको मैं डेफिनेशन थोड़ी बता दूँ। पहले डेफिनेशन हमने थोड़ी ऊपर छोड़ दी थी कि लोकस ऑफ पॉइंट, ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। हमने ए पॉइंट देखा था, वहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन गुड्स के थे। लोकस ऑफ पॉइंट, ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। वापस फिगर में आते हैं, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। देखो लोकस ऑफ अ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ए है और ए 2 गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 25 ये हमें बता रहा है कमोडिटी y भी और 5 हमें बता रहा है 5 हमें बता रहा है कमोडिटी x भी। तो 2 गुड्स ये बता रहा है एक कॉम्बिनेशन पे। तो वापस हम डेफिनेशन पे आते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। जो एक पॉइंट 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है 2 गुड्स के, लेकिन वो 2 गुड्स सेम यूटिलिटी या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। बस यही लाइन आपको याद करनी है कि इनडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर कॉम्बिनेशन बनाता है 2 गुड्स के और वो 2 गुड्स उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, ठीक है। और ये हमारी कन्वेक्स टू ओरिजिन बनती है। अब कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों बनती है? ये कन्वेक्स टू ओरिजिन हमारी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की मदद से बनती है। और अब हमारा ये मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो रेट होता है जिसमें हम एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरी कमोडिटी के लिए। जैसे हमने ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिया है
जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है, पहले हमने एक कॉम्बिनेशन में 25 एप्पल लिए और 5 मैंगो लिए। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे हैं ना, हमारे एप्पल कम हो रहे हैं, हम 10 एप्पल यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 10 एप्पल हम यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं और 2 मैंगो इंक्रीज़ कर रहे हैं। कमोडिटी एक्स हम 10 से सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जो कमोडिटी वाई है हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। यही मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कि उस रेट पे जिस रेट में हम 2 कमोडिटीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सके, एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी पे सब्स्टिट्यूट कर सके। जैसे सी कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे वापस हम 5 एप्पल सेक्रीफाइस कर रहे हैं और फिर उसके बाद सी कॉम्बिनेशन में 5 मैंगो हम ऐड कर रहे हैं। एक चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हैं और दूसरी चीज़ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड बजट होता है ना, उसी बजट के अराउंड हमने दोनों चीज़ें लेनी होती है। अब मैं आपको बजट लाइन भी समझाऊंगा आगे वाले फिगर में। आई होप आपको MRS क्लियर हो रहा होगा। ये वो रेट होता है जिसकी मदद से हम एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरी के लिए, लेकिन जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो हमेशा सेम ही रहता है। पांचों फिगर में हमने सेक्रीफाइस भी किया है, ऐड भी किया है, लेकिन जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम है। अगर आपको मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है तो इसका ये फार्मूला होता है कि चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, मतलब जो हमारा चेंज आया कमोडिटी एक्स में उसको हमें डिवाइड कर लेना है जो चेंज हमारा आया कमोडिटी वाई में। अब इसको मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, या जो हमने डेटा प्लॉट किया है डेटे की मदद से समझाता हूँ। देखो, जैसे हमने कॉम्बिनेशन ए लिया, उसमें 25 एप्पल्स लिए थे और 5 मैंगो लिए थे, इसका MRS कुछ भी नहीं होगा। जब हम बी कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, यहाँ पे हमने 25 से 15 एप्पल्स पे चले गए, मतलब हमने 10 यूनिट्स यहाँ पे सेक्रीफाइस की हैं। और जब हम मैंगो में 5 से 7 पे गए हैं तो यहाँ पे 2 यूनिट्स इंक्रीज हुई हैं। तो जो चेंज हुआ है वाई में या जो चेंज हुआ है एक्स में, उसको हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, MRS निकल जाएगा। जैसे 25 से 15 पे जाने के लिए हमने 10 यूनिट्स सेक्रीफाइस की हैं, तो चेंज इन एक्स हमारा 10 हुआ है, और कमोडिटी वाई में 5 से 7 जाने के लिए हमने 2 यूनिट्स बढ़ाई हैं, तो चेंज इन वाई हमारा 2 हुआ। 10 को 2 से डिवाइड करो और हमारा 5 आ जाता है MRS इसका। इसी तरह से जब हम 15 से 10 पे जाते हैं तो हमने यहाँ पे 5 यूनिट्स सेक्रीफाइस की हैं, और जब हम 7 से 12 पे जाते हैं तो यहाँ पे हमने 5 यूनिट्स ऐड की हैं। तो जब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा और इसका MRS 1 हो गया। इसी तरह से जब सी कॉम्बिनेशन है, डी कॉम्बिनेशन, जैसे डी कॉम्बिनेशन आपको मैं वापस से समझा देता हूँ। जब 10 से 6 पे हम जा रहे हैं तो हमने 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी हैं, बट जब हम 12 से 20 जा रहे हैं तो हमने 8 यूनिट ऐड कर दी हैं। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई 4/8 तो 0.5 आ जाएगा। जो हमारा MRS है गाइस, आप गौर करो, जब पहले हमारा MRS 5 आया, उसके बाद 1 आया, उसके बाद 0.5 आया और उसके बाद 0.2 आया, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, जो हमारा MRS है वो भी डिक्रीज होता रहता है। इसी तरह से अब आपको मैं गाइस ये हमने इंडिफरेंस मैप पढ़ाऊंगा। अगर आपको इंडिफरेंस कर्व में कोई भी कन्फ्यूजन है आप बता सकते हैं हमें। अभी हमने आपके लिए इंडिफरेंस कर्व के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, जहाँ से MCQ आ सकता है, वो नीचे वाली स्लाइड्स में रखे हैं। अभी भी आपको अगर इंडिफरेंस कर्व अच्छे से नहीं समझ आया आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम आपका डाउट पूरा क्लियर करेंगे, हम नई वीडियो भी इस पर आपको इंडिफरेंस कर्व पे स्पेसिफिक बना के बता देंगे। तो गाइस, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप होता है एक सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व से हम ये बोल सकते हैं एक इंडिफरेंस कर्व हमारी ये होगी, उसके ऊपर एक डिफरेंस कर्व हमारी ये होगी, एक इंडिफरेंस कर्व उससे ऊपर होगी। मतलब जो सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है उसे हम इंडिफरेंस कर्व मैप बोलते हैं। हमें इंडिफरेंस मैप में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगी ना, उसमें वो हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी। जैसे जो IC1 है ना, फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है, इसमें जो सेटिस्फैक्शन होगी, जैसे IC2 है ना, IC2 हमें IC1 से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी। IC2 का मतलब इंडिफरेंस कर्व 2। और इसी तरह से जो IC3 है, मतलब इंडिफरेंस कर्व 3, ये हमें इंडिफरेंस कर्व 2 से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी। जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व हायर होती जाएगी वो हमें ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी। और आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है ना, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। देख सकते हैं आप, ये अलग हैं, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो गाइज़, अब आपको मैं थोड़ा बजट के बारे में बता दूं कि बजट लाइन होता क्या है। बेसिकली गाइज़, बजट वही है जो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ हर वीडियो में, जो भी हम ये इकोनॉमिक्स की टर्म्स यूज़ कर रहे हैं या आपने घर में कर चुके हो आप, तो ये समझना बहुत आसान होता है। जो हमारी बजट लाइन है गाइज़, बजट लाइन हमें यह बताती है कि बजट लाइन shows us combination of two goods which the consumer can buy by spending his given income or money income on the two goods at their given price। हम बजट लाइन से 2 गुड्स या 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स हमने पढ़ा है इंडिफरेंस कर्व में, वो हम खरीद सकते हैं, ठीक है ना। बस वही जो गिवन प्राइस पे। जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा। जैसे इनकम हमारे पास 60 रुपये है,
ठीक है। एक पर्टिकुलरली हमारे पास इनकम है 60 रुपीज़, 60 रुपये हमारे पास जेब में पड़े हैं। तो हमने 2 गुड्स लेने हैं। एक गुड है हम मान लेते हैं चॉकलेट, या गुड एक्स मान लो, जिसे हम चॉकलेट मान लेते हैं, उसका प्राइस है 2 रुपीज़, ठीक है। तो एक गुड वाई है जिसे हम टॉफ़ी मान लेते हैं, उसका प्राइस है 1 रुपीज़। तो गाइस हमारे पास 60 रुपीज़ इनकम है। अब हमें 2 कॉम्बिनेशन बनाने हैं और जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दें। तो हम सपोज कर लेते हैं, पहले हम यूनिट ऑफ वाई जो है, गुड वाई, यूनिट वाई जो हमारी टॉफ़ीज़ हैं, तो हमारी टॉफ़ीज़ जो होंगी वो 60 की 60 टॉफ़ीज़ ले लेते हैं, ठीक है। और कोई भी यूनिट ऑफ गुड एक्स नहीं लेते, मतलब चॉकलेट कोई भी नहीं लेते। तो हमारे पास 60 रुपये है ना, तो 60 रुपये की 60 टॉफ़ीज़ आ जाएंगी, क्योंकि 1 रुपये में 1 टॉफ़ी मिल रही है। अब दूसरे में ये हो रहा है गाइस, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो गुड एक्स है, हम वहाँ पे 10 यूनिट्स हैं गुड्स एक्स की, वो कंज्यूम कर रहे हैं, यानी हम 10 चॉकलेट्स ले रहे हैं। तो 10 चॉकलेट्स लेंगे, एक चॉकलेट 2 रुपीज़ की है, तो 10 चॉकलेट आ जाएगी 20 रुपीज़ की, बाकी बच्चे हमारे 40 रुपीज़। अब 40 रुपीज़ की हम गुड वाई ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कम्बिनेशन बना रहे हैं 2 गुड्स का। अब हमने 10 ले ली चॉकलेट और हमने ले ली 40 टॉफ़ीज़। इसी तरह से जब हम 20 चॉकलेट्स ले रहे हैं, जब 20 चॉकलेट्स लेंगे मतलब 40 रुपीज़, और जो हमारे पास 20 रुपीज़ बच जाएंगे उसकी हम टॉफ़ीज़ ले लेंगे। इसी तरह से हम जब 30 चॉकलेट ले रहे हैं, तो 30 हमारे 60 रुपीज़ तो कुल है, तो 30 के 30 चॉकलेट आएंगे, तो टॉफ़ीज़ के लिए हमारे पास पैसा बचेगा नहीं। यही होती है हमारी बजट लाइन। जब हम इसको ड्रा करेंगे ना, तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन एक बनेगी, इसका भी नेगेटिव स्लोप होता है। इसको हम बजट लाइन भी कहते हैं और इसे हम प्राइस लेवल भी कहते हैं। बजट लाइन कह सकते हैं या फिर प्राइस लाइन भी इसे हम कहते हैं। आपको ये याद रखना है गाइस, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, जो बजट लाइन के नीचे पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट, ये बिंदु मैंने मार्क किया है, ये पॉइंट अटेनेबल होता है। इस पॉइंट को हम अटेन कर सकते हैं, ये अटेनेबल पॉइंट होता है। ये हमारी बजट लाइन के नीचे है ना, तो हमारे बजट के अंदर है। अब इसको इतना याद रखो, ये इसलिए इस पॉइंट को अटेनेबल कहा जाता है। कहीं जगह एमसीक्यू पूछ जाते हैं, जो लाइन जो बजट लाइन के नीचे होता है पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल के अटेनेबल, वो अटेनेबल होता है। और जो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, यहाँ मैंने ऊपर मार्क किया है, ये हमारा अनअटेनेबल पॉइंट होता है। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, मैंने नीचे लिखा भी है। जैसे एरिया लाइंग बिलो द बजट लाइन आर अटेनेबल, जो बिलो द बजट लाइन होते हैं उसको हम अटेनेबल कहते हैं, या फिर इसको हम फिजिबिलिटी एरिया भी कह सकते हैं। और जो एरिया अबव द बजट लाइन होता है उसे हम अनअटेनेबल कहते हैं, या फिर नॉन फिजिबल एरिया भी कह सकते हैं। जो हमारा प्राइस ऑफ एक्स है प्लस प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू हमारी इनकम, यही बजट लाइन की इक्वेशन होती है। प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू इनकम। इनकम को भी हम इकोनॉमिक्स में वाई से डोनेट करते हैं। तो अब इंडिफरेंस कर्व की जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से एमसीक्यू आएगा। सबसे पहले जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है, ये किसने दी थी, एजवर्थ ने दी थी, 1811 में दी थी। उसके बाद जो प्रिंसिपल है ना, जो हमारी आईसी कर्व है, ये किस पे बेस करती है, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे। जो हमने पढ़ा कि मार्जिन जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं गुड्स, हमारी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है। और जो हमारी ये इंडिफरेंस कर्व है ना, ये बेस है ऑर्डिनल यूटिलिटी पे। ऑर्डिनल यूटिलिटी वही मोर और लेस जो कंज्यूमर की चॉइसेस होती हैं उससे, जैसे कंज्यूमर कैन कंपेयर बट नॉट काउंटेबल। कंज्यूमर कंपेयर करता है 2 गुड्स के बीच में, बट हम उससे काउंट नहीं कर सकते। 1 2 3 कार्डिनल नंबर्स में हम इससे काउंट नहीं कर सकते। तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने पहले ही पढ़ा कि वो रेट जिसमें कंज्यूमर एक्सचेंज कर सकता है गुड एक्स को गुड वाई के साथ, मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकता है। कंज्यूमर इंक्रीज कंजप्शन ऑफ 1 गुड, ही मस्ट डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ अदर। हमें ये याद रखना होगा, जब वो एक गुड की कंजप्शन इंक्रीज करेगा ना, तो उसको दूसरे गुड की कंजप्शन डिक्रीज करनी पड़ेगी। जब उसने एप्पल की कंजप्शन इंक्रीज की थी, तो उसको मैंगो की कंजप्शन डिक्रीज करनी पड़ती है। या जैसे हमने फिगर में लिखा है वैसे हम पढ़ते हैं, जब उसने एप्पल की कंजप्शन डिक्रीज की थी, तो उसने मैंगो की कंजप्शन इंक्रीज की थी, है ना। जब एप्पल की कंजप्शन वो डिक्रीज कर रहा है, तो मैंगो की कंजप्शन वो इंक्रीज़ कर रहा है। बस ये रूल आपने एमसीक्यू में मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में याद रखना है, और ये ऐसा वाला ही एमसीक्यू आता होता है। जैसे आपको एक चीज़ और याद रख लेनी है इसमें, वैसे ये इतना मतलब ये काफ़ी हम डीप पढ़ेंगे, तो उसमें ये होता है जैसे जो सैक्रिफाइस वाला है ना, उसको हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं, और जिसमें हमने गेन किया उसे हम एक्स एक्सिस में लिखते हैं। तो मैं आपको इसको फिगर्स के थ्रू से समझाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे सैक्रिफाइस एप्पल में किया था ना, तो एप्पल हमने वाई एक्सिस में लिखा है। कमोडिटी एक्स जो है हमने वाई एक्सिस में बनाया है। देखो कमोडिटी एक्स जो है हमने वो वाई, जो हम सैक्रिफाइसेस करते हैं वो वाई एक्सिस पे होते हैं, और जो हम जिसको ऐड करते हैं उसको हम एक्स एक्सिस में बनाते हैं। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया है। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप हम कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ जो इंडिफरेंस कर्व रहता है उसी को ही मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। स्लोप जो आईसी कर्व का होता है उसे हम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज से आप मान लो कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट,
ये स्लोप करती है डाउनवर्ड्स टू द राइट। स्लोप ये देखो, ये डाउनवर्ड टू द राइट मतलब नीचे की तरफ इसका स्लोप होता है। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। और ये किस वजह से होती है? और ये होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। किसकी वजह से ये होती है? बिकॉज when the consumption of one goods increase then consumption of other goods decrease। क्योंकि जब एक गुड्स की कंजप्शन इंक्रीज होगी तो दूसरे की कंजप्शन डिक्रीज होगी। फिर आपको याद रखना है आईसी कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। कन्वेक्स टू ओरिजिन कैसे होती है? जैसे हमने आपको कन्वेक्स और कनकेव का भी पता ही होगा ना क्या होता है। जैसे कन्वेक्स ये जो ये वाली शेप होती है ना, इसको हम कन्वेक्स बोलते हैं। ये कन्वेक्स होती है। और ये कन्वेक्स क्यों होती है? इसका ये रीज़न है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ये कन्वेक्स होती है। आपको हमेशा याद रखना है कि इन डिफरेंस कर्व कन्वेक्स होती है। और कन्वेक्स क्यों होती है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये कन्वेक्स होती है। और उसी तरह से हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारी आईसी कर्व है ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि जितनी हायर होगी आईसी कर्व वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए कैसे होगी। तो आपको इसमें सीधी सीधी बात याद रखनी है, जब दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे, मतलब एक दूसरे की जगह जैसे टी और कॉफ़ी हैं सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैं आपको इसकी फिगर भी दिखाऊंगा नेक्स्ट चल के। फिलहाल हम इस पर अभी फोकस करते हैं। और इसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि व्हेन द ग्रेटर द एमआरएस ग्रेटर द कन्वेक्सिटी ऑफ आईसी। जितना ज़्यादा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी आईसी कर्व कन्वेक्स होगी। और उसी तरह से जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो गुड्स होंगे उसमें जो हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा गुड एक्स और गुड वाई का, जिसे हमने ऊपर निकाला था, वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा। ये मैं आपको वो पॉइंट्स लिखा रहा हूँ जो डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकते हैं। उसी तरह से हमारा जब हम पढ़ते हैं कि जैसे हमने पढ़ा ना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में ये स्ट्रेट लाइन होती है इंडिफरेंस का। उसी तरह से परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स में, परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स का पिछली बार जो हमारा JKSSB का अकाउंटिंग का फाइनेंस का पेपर था उसमें सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था, जब परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स होते हैं तो इंडिफरेंस का कैसे बनती है? तो एल शेप्ड बनती है। आपको ये याद रखना है। जब हमारा इंडिफरेंस का परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स की हम बात करते हैं तो परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? जैसे पेट्रोल एंड कार, तो ये एल शेप्ड बनती है। और इसमें जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है गुड एक्स गुड वाई, गुड एक्स पे आप पेट्रोल को मान लो, गुड वाई को आप कार को मान लो, ये हमेशा 0 के इक्वल होता है। इसी तरह से इन डिफरेंस कर्व ऑफ बैड कम्युनिटी जैसे सिगरेट होगी, लिकर होगी, इसके केस में जो हमारी इन डिफरेंस कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाती है। ये सब डायग्राम्स मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट की इन डिफरेंस कर्व न्यूट्रल के केस में कैसी होती है? आपको याद रखना है, अगर एक्स गुड हमारा न्यूट्रल होगा तो आईसी कर्व हमेशा वो उसकी हॉरिजॉन्टल होगी। अगर वाई गुड न्यूट्रल होगा तो आईसी कर्व वर्टिकल होगी। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगर गुड एक्स न्यूट्रल होगा तो आईसी गुड हॉरिजॉन्टल होगी और गुड वाई न्यूट्रल होगा तो आईसी कर्व वर्टिकल होगी। न्यूट्रल का मतलब उसकी इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से दूसरे गुड किसी पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइज ये हमारी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं दो गुड्स तो इन डिफरेंस कर्व हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन्स बन रही हैं। इसी तरह से जब हमारी कंप्लीमेंट होती है इन डिफरेंस कर्व तो ये एल शेप्ड ले लेती है। तो ये था गाइज हमारा इन डिफरेंस कर्व के बारे में सारा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके सारे MCQs आपको कराएंगे। आप मेक श्योर करें कि आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अपने JKSSB के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारी वीडियोस शेयर करें। काफ़ी डेटा इकट्ठा करके हम ये वीडियोस बना रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम 10 डेज़ में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद 500-600 MCQs भी आपको देंगे। और उसी में से आपको जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं वो आ ही जाएंगे। और पिछली वीडियोस आपने अगर देखनी है, बेसिक क्लियर करने हैं, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालिसिस, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसी के साथ साथ में हम टाइम स्टैम्प पे डाल देंगे। अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलरली इन डिफरेंस का पढ़ना है तो आपको पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि कितने मिनट पे स्टार्ट होता है। आप उसको क्लिक करोगे और डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो गाइज थैंक्स, हैव अ नाइस डे।